हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस मेगा माइंड क्लासेस में। तो दोस्तों आज जैसा कि आप देख रहे होंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दोस्तों राजा किसान और नगर। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज हम दोस्तों हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर राजा किसान और नगर का ऑब्जेक्टिव और दोस्तों खासकर 23 से 24 ऐसे क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव, दोनों की दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे होंगे, हम दोस्तों यहाँ हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दोस्तों बात कर रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव की बात करेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है आपको रिवाइज करने का। दोस्तों आप एक एक क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन इर्द गिर्द घूम रहे और क्वेश्चन को टच करना नहीं भूले। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन की। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों आपका। हाँ बिल्कुल दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हम आज हिस्ट्री के पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। सेकेंड चैप्टर में कुल कितने ऑब्जेक्टिव हैं? 50 प्लस दोस्तों ऑब्जेक्टिव है। प्लस में दोस्तों इसका मान लीजिए 2 गुना एक्सप्लेनेशन, 3 गुना एक्सप्लेनेशन, वो बात करेंगे। दोस्तों चलिए बात करते हैं। इमोजी देख के दोस्तों आपको लग रहा होगा बिल्कुल कलुआ लाल दिख रहा है, आज इमोजी में कलुआ क्रीम लगा क्या लग रहा है। दोस्तों आज बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कौटिल्य। दोस्तों चाणक्य इनका एक और नाम है। पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, चाणक्य का एक और नाम क्या है? कौटिल्य है। दोस्तों इनका एक और नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। चाणक्य का एक और नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। दोस्तों इनका एक और नाम क्या है? कौटिल्य। दोस्तों हम उन्हीं चाणक्य की बात कर रहे हैं जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे बड़े सलाहकार और मंत्री हुआ करते थे, और दोस्तों जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था नंद वंश की समाप्ति के पश्चात। मतलब दोस्तों ध्यान देने योग्य बात ये है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की समाप्ति कर भारत में मौर्य वंश की स्थापना किया था। और दोस्तों मौर्य वंश का प्रथम शासक बना था, कौन दोस्तों बना था? वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, जो चाणक्य की सहायता से गद्दी पर बैठा था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों कौटिल्य की अर्थात दोस्तों चाणक्य की या विष्णुगुप्त की दोस्तों जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ है। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है अर्थशास्त्र की रचना दोस्तों कब किया गया था? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ये भी क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई थी। बिल्कुल क्वेश्चन गांठ बांध के याद कर लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दोस्तों अर्थशास्त्र का संबंध किस वंश से है? तो बिल्कुल मौर्य वंश से है। अब इससे आपको लग रहा होगा कि जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे बड़े सलाहकार मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे बड़े मंत्री हुआ करते थे, तो मतलब दोस्तों ये अर्थशास्त्र का संबंध मौर्य वंश से है। इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दोस्तों चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस वंश से है? दोस्तों मौर्य वंश से है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं मेघदूतम। यहाँ दोस्तों आपका 2 और बुक है। पहला बुक है मेघदूतम और मालविका अग्निमित्रम या ऋतु संहार के दोस्तों लेखक हैं कालिदास। बिल्कुल तीनों को याद कर लेना है दोस्तों। मालविका अग्निमित्रम क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर 12th एग्जाम। कालिदास की तीनों पुस्तक है, गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम या दोस्तों ऋतु संहार के लेखक कौन है? कालिदास हैं दोस्तों, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और दोस्तों कालिदास दोस्तों गुप्त वंश के गुप्त शासक दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। कालिदास का संबंध गुप्त वंश से है, गांठ बांध के याद कर लेना है। दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर, इनमें से वो कौन सा विद्वान है जो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया? दोस्तों प्रयास किया था, ध्यान दीजिए, प्रयास किया था। मतलब दोस्तों मात्र अभिलेखों के आधार पर सबसे पहले अशोक के इतिहास को दोस्तों लिखने का प्रयास देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर महोदय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। या दोस्तों एग्जाम में पूछता है डी.आर. भंडारकर महोदय ने किया था, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों 1837 में इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने का प्रयास जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुआ। अशोक के अभिलेख को पढ़ने का प्रयास
सफलता प्राप्त की जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से किस अधिकारी ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, इसको गांठ बांध लीजिएगा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया, 1837 में पढ़ा गया था। किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। लेकिन दोस्तों वह कौन सा विद्वान था जो सबसे पहले मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। दोस्तों वो था डी.आर. भंडारकर महोदय, डी.आर. भंडारकर महोदय। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ए कैसे पूछा जा सकता है, दोस्तों पूछा हुआ है गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। इस क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा। गुप्त शासक दोस्तों, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसका ये हो सकता है। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम भले बता रहे हैं यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा, 1837 से पढ़ा, ये क्वेश्चन सही है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, इस बात को गांठ बांध के चलिएगा। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहते हैं, किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत। दोस्तों प्राचीन भारत में अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा। और दोस्तों कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कभी भी अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली और दोस्तों बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। दोस्तों क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में, अशोक के दोस्तों शासनकाल में ही, अशोक के दोस्तों शासनकाल में ही क्या हुआ, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के दोस्तों समय में हुआ। कहाँ दोस्तों हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ था। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। और दोस्तों इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु दोस्तों इन्होंने महाधर्मपात्रों की नियुक्ति भी किया था। और दोस्तों धर्म की शुरुआत अशोक ने किया था। यहाँ आंसर कोई नहीं दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों आंसर होना चाहिए था अशोक। गलती टाइप करने वाला, ठीक है, लग रहा है मार और के टाइप किया है, ठीक है, पानी उनी पी लिया बेचारा तो गलती टाइप कर दिया। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है, कॉपी पेस्ट के चक्कर करने में बेचारा भुला गया होगा या लगा होगा एटिंग चैटिंग पे। दोस्तों बात करते हैं 2 नंबर 3 नंबर दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का प्रथम शासक दोस्तों कौन था। इसमें क्या बताना दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक था, जो दोस्तों 321 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। दोस्तों इसकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गई। जब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं, ज्यादा रायता नहीं फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों इनकी मृत्यु जिससे हुई थी दोस्तों, उस जगह का नाम है श्रवण बेलगोला। ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, श्रवण बेलगोला कहाँ है दोस्तों, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। ये क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। गद्दी पर कब बैठा, ये पूछा है। जन्म कब हुआ, 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। गद्दी पर बैठा 321 से 322 ईसा पूर्व में। 298 में इनकी मृत्यु हो गई श्रवण बेलगोला में। लेकिन दोस्तों जिस विधि से इनकी मृत्यु हुई थी उस विधि का नाम है सल्लेखन विधि। क्या दोस्तों, सल्लेखन विधि, फास्टिंग रहकर अपने शरीर को त्याग देना। दोस्तों इसी विधि से इनकी मृत्यु हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सल्लेखन विधि से दोस्तों हुई थी। इस विधि का संबंध किस धर्म से है दोस्तों, जैन धर्म से है। जैन धर्म का संबंध सल्लेखन विधि से है। या दोस्तों जैन धर्म में ऐसी मान्यता है कि अपने आप प्राण को सल्लेखन विधि के तहत उपवास रहकर छिन्न छिन्न करके त्याग सकते हैं दोस्तों, नाश कर सकते हैं। बिल्कुल। अशोक के बारे में दोस्तों बता दिया गया है। अशोक का पिता का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार दोस्तों नाम था। और दोस्तों इसके बाप का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा एग्जाम में, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन की तरह। अशोक का संबंध दोस्तों किस वंश से है, दोस्तों अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। ये भी क्वेश्चन हलवा बिल्कुल ऐसे पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बिंदुसार के बारे में बता दिया गया, टेंशन नहीं लेना। मतलब दोस्तों यहाँ हम वही बताएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रायता नहीं फैला सकते हैं, बिल्कुल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भूमिदान। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जरूरी है, मतलब दोस्तों मतलब जब भी टॉप लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल हाई स्पीड ब्रेकर की तरह दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन पूछना लाजमी है दोस्तों कि भूमि दान देने की संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण। दोस्तों मतलब वह कौन सा वंश था या कौन सा अभिलेख है जहां से सबसे पहली बार दोस्तों भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत हुई थी। दोस्तों
प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का इसमें नाम आता है। और दोस्तों प्रभावती गुप्त सातवाहन वंश से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, किस वंश के शासकों ने सबसे पहले भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत की? दोस्तों सबसे पहले भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों गुप्त काल के बारे में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि दोस्तों किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई थी। और दोस्तों यहाँ के शासकों ने संस्कृत भाषा को अपना लिया था, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन था भूमि दान देने के संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किस वंश के शासकों ने दिया था? किसका है दोस्तों? सातवाहन वंश के शासकों हैं, ध्यान दीजिएगा। चल देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में दोस्तों आया था? बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। मेगास्थनीज कौन था दोस्तों? मेगास्थनीज यूनान के शासक। दोस्तों मेगास्थनीज यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि दोस्तों मेगास्थनीज किसका राजदूत था? दोस्तों यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यहाँ तक ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है मेगास्थनीज क्या था? दोस्तों राजदूत था। दोस्तों क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का मेगास्थनीज, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर के साथ एक युद्ध हुआ और दोस्तों उस युद्ध में इसकी हार हो गई और इनकी बेटी का विवाह इनसे हो गया। दोस्तों उसका नाम था हेलेना। क्या नाम था? हेलेना था। हेलेना का विवाह हो गया और दोस्तों उन्हीं के साथ में आया था ये भारत। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और दोस्तों यहाँ तक ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जब ये भारत आया, भारत को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को देखा और दोस्तों जो पुस्तक लिखा उस पुस्तक का नाम है इंडिका। मतलब ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। और दोस्तों इंडिका अरबी भाषा में है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। दोस्तों ये भी पूछा हुआ है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में रखा है? 7 वर्गों में रखा है। ये भी क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति। दोस्तों ध्यान दीजिएगा गुप्त वंश का शासक, गुप्त वंश का एक राजा हुआ करता था, उनका नाम था समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि एक हुआ करते थे, उनका नाम था हरिसेन। दोस्तों हरिसेन इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। दोस्तों इन्हीं के प्रयासों से समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। दोस्तों समुद्रगुप्त से संबंधित हरिसेन ने जो पुस्तक लिखी उसी का नाम था प्रयाग प्रशस्ति। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि हरिसेन किस गुप्त शासक के दरबारी कवि हुआ करते थे? समुद्रगुप्त के। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त के शासनकाल से। यहाँ के कवि कौन थे? हरिसेन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की जानकारी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे दोस्तों? हरिसेन थे। बताइए किए हैं, हरिसेन थे। और दोस्तों हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा जिसमें समुद्रगुप्त के शासन काल का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों हम बता दे रहे हैं एक एक क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कीजिए, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। और दोस्तों बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य हुआ करता था जिसका नाम था जीवक। दोस्तों राजवैद्य हुआ करता था, उसका नाम था जीवक। और दोस्तों वही जीवक के बारे में हम बता रहे हैं आपको जो चंड प्रदोग को जब पीलिया रोग हो गया था उसको ये ठीक करने के लिए गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों जीवक। अरे क्या लिखा है जीवन? जीवक वैद्य किस वंश से काल में था? मतलब दोस्तों हर्यक वंश के शासन काल में था, ध्यान दीजिएगा काल में था। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप लोग जो भी अच्छा बेस्ट मिल रहा है आप कमेंट करते चलिए कि हाँ अच्छा है, ठीक है। दोस्तों भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अब इसमें क्या समझाना दोस्तों हमको? भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने किसे कहा था? दोस्तों भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा था। समुद्र, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। इन्होंने क्या किया था? आर्यावर्त के 9 और दोस्तों दक्षिण के 12 राज्य को जीत लिया। अर्थात जैसे नेपोलियन ने पूरे यूरोप को जीता था ठीक वैसे ही, इसीलिए इनकी तुलना
यूरोप के शासक नेपोलियन बोनापार्ट से इन्होंने किया था, बोला था कि ये भारत का नेपोलियन है, ऐसा क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज कौन था? बताइए दोस्तों, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, इसकी पुस्तक क्या है, इंडिका है। इंडिका अरबी भाषा में है और दोस्तों इंडिका को 7 वर्गों में रखा गया है। बिल्कुल, यह क्या था, राजदूत था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दोस्तों क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। फाहियान, दोस्तों फाहियान एक चीनी यात्री था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा एक चीनी यात्री था? दोस्तों फाहियान चीनी का था और दोस्तों यह चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य के दरबार में आया था, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। ये क्वेश्चन एस का आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्तों के शासन काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? दोस्तों अब देखिए फिर वही क्वेश्चन है, बस रिपीटेड है, तरीका पूछने का बस अलग है। फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। मतलब दोस्तों इसी क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है, बस तरीका अलग है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, टेंशन नहीं लेना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तरीका बस अलग रहेगा, बस फाहियान होगा। दोस्तों देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। बताइए किए थे अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ दोस्तों मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार के लेखक कौन है? कालिदास हैं, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। कौटिल्य के बारे में दोस्तों बता दिया गया, टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रयाग प्रशस्ति। अरे बस तरीका अलग पूछा है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन है और दोस्तों हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे, इसलिए इनका संबंध समुद्रगुप्त के शासनकाल से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गरीब का भला करने के लिए शेयर कर दीजिए। आपको मतलब ऐसा बता रहे हैं हम। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कर फूट डालकर, फूट डालो और राज करो, विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम दोस्तों बिंबिसार का बेटा हुआ। बिंबिसार का बेटा हुआ, उसका नाम था अजातशत्रु। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी पुत्र ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। कौन था? अजातशत्रु था, जिसे दोस्तों भारत में कुड़िक के नाम से जाना जाता है, कुड़िक के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इन्होंने ही वज्जी को प्राप्त करने के लिए दोस्तों क्या किया, वज्जी को प्राप्त करने के लिए अपने दरबार से वर्षाकार नामक मंत्री को खदेड़ दिया और ये जाकर वहां पे सब भेद बताया और दोस्तों फूट डाला, राज किया। ये था अजातशत्रु, ध्यान दीजिएगा। पहली बार वज्जी को प्राप्त करने के लिए रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन है, तुलना किससे किया गया है भारत का? इनसे समुद्रगुप्त को तुलना किया गया है, ध्यान दीजिएगा। किसने तुलना किया था? विंसेंट स्मिथ ने तुलना किया था। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तक्षशिला। दोस्तों तक्षशिला के ही रहने वाले कौन थे? चाणक्य थे, जिन्होंने क्या किया, अपने अपमान का बदला लेने के लिए नंद वंश को विनाश करके भारत में एक अलग वंश की नींव डाली, उसका नाम था मौर्य वंश। इसी का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, पाकिस्तान में है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नवरत्न। दोस्तों अकबर के दरबार में भी नवरत्नों की एक टोली रहा करती थी। मतलब दोस्तों नवरत्न का मतलब ये हुआ 9 विद्वानों की एक ऐसी टोली जिस विद्वान के इर्द गिर्द कोई घूमने वाला न हो, इतने प्रचंड विद्वान होनहार। और दोस्तों गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य के दरबार में भी दोस्तों नवरत्नों की एक टोली थी, जिन्हें कहा गया नवरत्न। जैसे दोस्तों छपड़क, वारामिहिर, कालिदास, आर्यभट्ट, ये सब यहाँ के रहने वाले थे, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ एक बार समझ लेते हैं, अगर दोस्तों ऑप्शन में अकबर देता तो ये नहीं होता, अकबर होता। लेकिन दोस्तों अकबर नहीं देगा, चंद्रगुप्त द्वितीय था, विक्रमादित्य देगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये गुप्त वंश के बारे में पूछ रहा है, न कि मुगल वंश के बारे में, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना। दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? पहला क्वेश्चन पूछा है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बार बार रिपीट कर दे रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, टेंशन नहीं लेना है।
इसका पुत्र बना अगला शासक, उसका नाम था अजात शत्रु। बेटे, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ किसी पुत्र ने पिता को मारा, इसका पुत्र देखा, इसका पुत्र हुआ उदयन, यूं भी क्या कि इसको टपका दिया। जब ये टपकाया तो अपनी राजधानी राजगिर से हटाकर पाटलिपुत्र को बनाया। और दोस्तों गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिका। दोस्तों उसी इंडिका की बात कर रहे हैं जिसका लेखक मेगास्थनीज है। इसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में रखा है। और दोस्तों यह पुस्तक अरबी भाषा में है। ये भी क्वेश्चन गांठ मान लीजिएगा। मेगास्थनीज कौन था? तो एक राजदूत था, हलवा क्वेश्चन है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये भी हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय? दोस्तों अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व कलिंग की लड़ाई लड़ा था। दोस्तों इस युद्ध में इनकी जीत हुई, लेकिन दोस्तों जीत के साथ ही इन्होंने इतना नरसंहार देखा कि कभी भी अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और दोस्तों इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कलिंग कहाँ है? दोस्तों कलिंग उड़ीसा में है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। खारवेल का संबंध किस अभिलेख से है? दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख से है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, हाथी गुम्फा अभिलेख। आपसे क्वेश्चन ये सब क्या बता रहे हैं, पूछ सकता है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारवेल से है, खारवेल का संबंध हाथी गुम्फा अभिलेख से है। कलिंग कहाँ पे? उड़ीसा में। कलिंग का राजा खारवेल। एक तरफ अशोक था, एक तरफ खारवेल था, युद्ध हो गया कलिंग का। कलिंग विजय को लेकर कलिंग को जीत लिया, लेकिन इतना ना देखा नरसंहार कि कभी भी अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ले ली, स्वीकार कर लिया। राधे राधे बौद्ध धर्म। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? पहली बात, सुदर्शन झील को बनाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। सिंचाई हेतु आज भी गुजरात के जूनागढ़ जिला में ये है, ठीक है। बाद में जाके इसकी मरम्मत रुद्रजमन ने कराया था अपने स्वयं के खर्चे से। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा शासक था जो अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराया था? रुद्रदमन। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 510। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 510 ईस्वी में पहला क्वेश्चन यही बन गया, कब सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कब मिला? 510 ईस्वी में। सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से दोस्तों मिला है? मध्य प्रदेश के एरण से मिला है। एरण मतलब ये सागर में है, सागर मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को बिल्कुल गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। जैसे मेरे करण अर्जुन आए थे दोस्तों, दोबारा ये क्वेश्चन आने की संभावना है 110%। गांठ बांध कर रख लीजिएगा। हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? अब देखिए कुषाण वंश का पहला क्वेश्चन पूछा है। कनिष्क का संबंध किस वंश से है? कुषाण वंश से है। कुजुल कडफिसेस इसका संस्थापक था कुषाण वंश का। तब आया भीम कडफिसेस, तब आया कनिष्क। कनिष्क इसका सबसे पावरफुल शासक था जिसकी राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुई। और दोस्तों यह राजा बनते ही शक संवत की शुरुआत किया, एक कैलेंडर जारी किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, शक संवत किसने जारी किया था? जारी किया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, समस्त भारत ही नहीं एशिया यूरोप में सर्वप्रथम हूणों को परास्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? दोस्तों समस्त भारत ही नहीं, पूरे एशिया यूरोप में सबसे पहले हूणों को परास्त करने का श्रेय स्कंदगुप्त को जाता है, स्कंदगुप्त को। और दोस्तों गुप्त वंश के पतन होने का एकमात्र रीजन हूणों का आक्रमण था भारत पर।
हुड़ों का आक्रमण था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था। आइए देखते हैं पहला शासक। दोस्तों मौर्य वंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद अगला शासक बना बिंदुसार। बिंदुसार इसका दो बेटा, लेकिन बाद में बना अशोक इसका तीसरा शासक। ऑप्शन इसमें जो दिया होगा ए बी सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। शासनकाल 321 से 298 ईसा पूर्व ऐसे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। हम बताइए किए थे सातवाहन वंश के शासकों ने सबसे पहले भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतकर्णी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। सातवाहन वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में इसका नाम देता है दोस्तों प्रभावती गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा इन्हीं के अभिलेख में। मध्य प्रदेश में, सॉरी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पूना में इनका अभिलेख मिला था, जहां से सबसे पहली बार भूमि दान का उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? दे दनादन। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा, सोन और दोस्तों पुनपुन नदी के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है धम्म की शुरुआत किसने किया था? धम्म की शुरुआत अरे बता दिए हैं, अशोक ने किया था। इसमें क्या बताना है या इसके बारे में क्या सब बता दिया गया। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस समझते चलना है। क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन मतलब जैसे हम बता रहे हैं उसको बस समझना है। अशोक का संबंध कौन वंश है? हलवा क्वेश्चन है, मौर्य वंश है। क्या बताना है इसमें? नंद वंश की समाप्ति। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद था। घनानंद को समाप्त करने के पश्चात, घनानंद को मारने के बाद क्या किया? घनानंद को मारने के बाद तब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ये सर हो जाएगा। और उसी का तीसरा जो शासक था उसका नाम था अशोक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मौर्य काल में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? दोस्तों मौर्य काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्तंभ हो जाएगा। स्तंभ। ये क्वेश्चन नहीं ज्यादा बार नहीं पूछा एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा है? चैत्य क्या है, स्तूप क्या है, और एक क्वेश्चन पूछता है विहार का संबंध किससे है। ठीक है, चैत्य का संबंध किससे है, विहार का संबंध किससे है, स्तूप का संबंध किससे है? दोस्तों तीनों का संबंध बौद्ध धर्म से है। क्या है? तीनों का संबंध बौद्ध धर्म से है। यहां तक कि क्वेश्चन पूछा है त्रिपिटक का संबंध किससे है? दोस्तों त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। यहां तक कि जातक का संबंध किससे है? जातक का संबंध बौद्ध धर्म से है। ध्यान दीजिएगा। दोस्तों चैत्य क्या है? एक पूजा स्थल है। पहला क्वेश्चन, चैत्य क्या है? एक पूजा स्थल है। विहार क्या है? दोस्तों विहार क्या है? तो विहार एक निवास स्थान है। ये भी क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। कैसे याद करना है? तो तीनों का संबंध बौद्ध धर्म से है, जिसमें विहार क्या है? तो विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए निवास स्थान है। चैत्य उनकी पूजा स्थल है। स्तूप दोस्तों क्या है? स्तूप पर क्या था? गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों को अस्थियों कई भागों में बांटकर गुम्मद नुमा अर्धवृत्ताकार रूप में जो टीला बनाया गया। दोस्तों इस आकार का जो टीला बन गया उसे ही क्या बोला गया? इसे ही बोला गया स्तूप। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल। अब गुप्त काल में साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में काफी वृद्धि हो गई थी। वहां के शासकों ने अपने लेखन शैली में संस्कृत तक को अपना लिया था, और जितने भी दोस्तों शासक हुए सभी योग्य हुए, सभी योग्य हुए। इन सभी कारणों से गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? दोस्तों राजतरंगिणी का लेखक कलहड़ है। कलहड़ की पुस्तक कौन है? राजतरंगिणी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और दोस्तों इस पुस्तक का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। ये भी क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है मौर्य काल के टकसाल। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान को क्या कहा जाता था दोस्तों? सिक्के ढालने के अधिकारी को क्या कहा जाता था? लक्षणा अध्यक्ष। कहाँ है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसको बोलते थे। ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो समझ में आ रहा है ना? हाँ तो लाइक सब्सक्राइब करो ना यार, बार बार हमको बुलवा रहे हो तुम गरीब का भला करने के लिए। मुंह देखता है बस, खाली वीडियो देखता है सब पगला। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, ये क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। उदयन ने किया था, यहाँ उभय भद्र दिया है। उदयन होता है, टेंशन नहीं लेना, उदयन होगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? धम्म महापात्रों की नियुक्ति, सीटेट का क्वेश्चन पूछा हुआ था। धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने की थी? अशोक ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अशोक ने किया था। दोस्तों इनके शासनकाल में क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इन्होंने दोस्तों अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछता है कि अशोक का संबंध दोस्तों किस वंश से है? अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। किससे है? मौर्य वंश से। इसमें कोई दम नहीं था, बिल्कुल पटका क्वेश्चन था, कहीं भी फूटने की संभावना है हर जगह। क्वेश्चन है पतंजलि के, हाँ ये क्वेश्चन लेवल का है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा योग दर्शन का संबंध किससे है? योग दर्शन का दोस्तों संबंध किससे है? दोस्तों योग दर्शन का संबंध पतंजलि से है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, महाभारत नामक पुस्तक लिखा था, इसका संबंध मौर्य काल से है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये क्या बताना? चाणक्य है ना चाचा? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त है। ठीक है, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है ये वाला। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं एलोरा के, हाँ ये मस्त क्वेश्चन है। एलोरा कहाँ दोस्तों? कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। पहला क्वेश्चन बन जाएगा। एलोरा की मंदिर कहाँ? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। दोस्तों एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने किया? दोस्तों राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टेंशन नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन को बताया जा रहा है विथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है वीडियो लास्ट में, पहले नहीं छोड़ना है। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, हर बुक का जाना पहचाना। क्वेश्चन है चांदी के बने होते थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पुराण के बारे में। दोस्तों पुराणों का संबंध गुप्त वंश से है। पहला क्वेश्चन यहां बन जाएगा। कुल कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। सबसे प्राचीन पुराण क्या है? मत्स्य पुराण है। ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तब पूछेगा वायु पुराण का संबंध किससे है? विष्णु पुराण का संबंध किससे है? इसको भी गांठ बांध लीजिएगा। तो वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है, गुप्त वंश से है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, मौर्य वंश से है। और मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है, सातवाहन वंश से है। इसको भी गांठ बांध लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना प्रबल है। पहले जैसा एग्जाम कतई नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वज्जी को पूरे विश्व का सबसे पहला गणतंत्र की स्थापना हमारे बिहार में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व में सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना हमारे बिहार के वैशाली में वज्जी गणतंत्र था। कौन था? वज्जी था। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र। हाँ दोस्तों, क्या अर्थशास्त्र? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। क्या है? चाणक्य हैं। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। कौन है? मेगास्थनीज है। हाँ दोस्तों, दोनों का संबंध मौर्य वंश है। दोनों पुस्तक में मौर्य वंश के बारे में बताया गया है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह जहां लोग अपना घर बनाते हैं, रहते हैं, बस जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जनपद कहलाता है दोस्तों। जनपद बाद में चलकर महाजनपद में बदल गए, बड़ा बड़ा क्षेत्र हो गया। और दोस्तों कुल महाजनपदों की संख्या 16 कितनी है? 16 है। और दोस्तों महाजनपदों का उल्लेख, महाजनपदों की जानकारी हमें भगवती सूत्र
महाजनपदों की जानकारी हमें भगवती सूत्र और दोस्तों अगुंतर निकाय से मिलता है। अगुंतर निकाय से मिलता है। अब ये क्या है? ये पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। जैन धर्म से संबंधित भगवती सूत्र पुस्तक है। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन पुस्तक है? अगुंतर निकाय पुस्तक है। और दोस्तों दोनों पुस्तक से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, ये वाला, ठीक है ना दोस्तों। 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल कौन था? मगध था। मगध था। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर थी। राजगीर थी। बाद में पाटलिपुत्र बनी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। ध्यान दीजिएगा। मगध को वर्तमान में बिहार के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल महाजनपद, शक्तिशाली दोस्तों कौन था? मगध था। मगध था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना विंसेंट स्मिथ ने नेपोलियन बोनापार्ट से किया था। नेपोलियन बोनापार्ट। हर बच्चे के जुबान पे क्वेश्चन होता है, हाँ बना के तीर नहीं मार लियो, ये याद नहीं होता है, ठीक है। नेपोलियन, ये याद करना है बस, किसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन है? अरे ससुरा दोबारा तिबारा क्वेश्चन सेट किया है। कौन था? मेगास्थनीज था। 7 वर्गों में रखा हुआ था भारतीय समाज को, अरबी भाषा में है। मेगास्थनीज राजदूत था। सेल्यूकस निकटर का राजदूत था। यूनान का रहने वाला था। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचारित, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार इंग्लैंड तक किया था। सॉरी, चीन तक इसका प्रचार हुआ था। श्रीलंका तक प्रचार हुआ था, ठीक है। नेपाल तक प्रचार हुआ था। म्यांमार तक प्रचार हुआ था। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में इसका प्रचार नहीं हो पाया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों प्रचार हुआ था। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, अशोक का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश। किससे? अब ये क्या बताना, मौर्य वंश से, बिल्कुल। अब इसमें लॉजिक क्वेश्चन कुछ नहीं है। जितने क्वेश्चन आने वाले थे कि आएंगे, सब बता दिया गया है। महाभाष्य, यही हम खोज रहे थे, ये क्वेश्चन हमें मिले। तो पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में दोस्तों पतंजलि नामक एक दरबारी कवि रहते थे। पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य नामक पुस्तक लिखा था, पतंजलि। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा है, योग दर्शन का संबंध किससे है? पतंजलि से है। ध्यान दीजिएगा। यहां तक कि दोस्तों पूछा हुआ है, सांख्य दर्शन का संबंध किससे है? सांख्य दर्शन का संबंध किससे है? कपिल मुनि से है, ठीक है। कपिल मुनि से, हाँ कपिल मुनि से है। न्याय दर्शन का संबंध दोस्तों किससे है? गौतम से है। किससे है? गौतम से है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बना वही सब चीज, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण? अरे क्या रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पूछ रहा है, फिर से कौन? रुद्रदमन। ये क्वेश्चन बदनाम में इससे पहले बता दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। इसमें लॉजिक कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन पहले बता दिया गया है, यूट्यूब पे अधिक से अधिक बार पढ़ा दिया गया है, उसमें ध्यान नहीं देना हमको, ठीक है। आप देखिए वीडियो पड़ा हुआ है पूरा। किस शासक को देवनाम प्रियदर्शी राजा अशोक कहा गया है? दोस्तों अशोक भी कहा गया है, मस्की अभिलेख में अशोक कहा गया है, वो था अशोक। प्रियदर्शी कहा गया है, सभी देवताओं में प्रिय। अगला क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी ईसा के दौरान किस क्षेत्र में सातवाहन शासक रहा करते? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सातवाहन शासक रहते थे कहां पे? साउथ इंडिया में और वेस्ट में। साउथ वेस्ट कहां लिखा है? दक्षिण, उत्तर, दक्कन, पश्चिमी, दक्कन। हाँ ऑप्शन बी दोस्तों होगा, पश्चिम और दक्कन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल में आ गया, याद कर लीजिएगा, नहीं पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? किस वंश के शासकों ने भूमि दान देने की शुरुआत किया था? सातवाहन वंश के शासकों ने। उसमें नाम किसका आता है? सबसे पावरफुल शासक में गौतमीपुत्र सतकर्णी। किसके अभिलेख से? प्रभावती गुप्त के अभिलेख से। ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से निम्नलिखित राजवंशों के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है देख लेते हैं। हाँ तो कुछ नहीं है, नंद वंश की समाप्ति के पश्चात भारत में मौर्य वंश आया था। ठीक है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद सातवाहन, सातवाहन के बाद कर्ण वंश, या कर्ण के बाद सातवाहन वंश, पहले था नंद मौर्य, नंद मौर्य, नंद मौर्य के बाद पहले नंद आया था, उसके बाद मौर्य आया था, उसके बाद शुंग आया था। ठीक है, एक दो तीन, एक एक तीन, नहीं नहीं, हाँ, एक तीन दो चार, एक तीन दो चार, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना आपके एग्जाम में कम हो गई है, टेंशन नहीं लेना है, बस गांठ बांध लेना है। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी तक बहुत पहले पूछा हुआ था, अब संभावना कम हो चुका है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ बात करेंगे सब्जेक्टिव, यहाँ बात करें दोस्तों करें सब्जेक्टिव की, बस 2 मिनट रुकिए, आपको पढ़ाया जाएगा, बस 2 से 3 मिनट बस। हाँ तो फ्रेंड्स ध्यान दिए दोस्तों, हम अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लगभग 54 ऑब्जेक्टिव था, 54 का 3 गुना कर लीजिए, समझा बुझा के लगभग सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, गरीब का भला हो जाए शेयर कर दीजिएगा बस। दोस्तों बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध। ओ भाई साहब, पहला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध के महत्व पर प्रकाश डालें, या कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम बताए थे, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। खारवेल, कलिंग के राजा खारवेल के साथ में इतना अधिक नरसंहार हुआ कि अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, कभी भी अस्त्र न उठाया और स्वयं का धर्म चलाया, अशोक के धर्म के नाम से जाना गया। कह रहा है सम्राट अशोक द्वारा लड़े गए युद्ध में कलिंग युद्ध सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। माना जाता है कि दक्षिण पथ पर नियंत्रण करने के लिए साउथ इंडिया में अशोक ने इस युद्ध को लड़ा था। अब उड़ीसा साउथ में है पहली बात, ठीक है, साउथ ईस्ट में है विदर्भ। एक भीषण युद्ध था जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। ठीक है, युद्ध जीतने के बावजूद इसकी भीषणता, इतना ना अधिक नरसंहार हुआ कि देखकर अशोक ने युद्ध त्यागने का निश्चय किया था। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, पिघल गया लौंडा। इसने, अरे रुक जा भाई साहब, उसने एक नया धर्म नीति चलाई जिसे अशोक के धर्म के नाम से जाना गया, और इस युद्ध के बाद अशोक अपना सारा जीवन धर्म नीति के प्रचार तथा लोक कल्याण में बिताया था। ध्यान दीजिएगा, खैर ऐसा तो सही है, संविधान में एक भाग है भाग 4, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों संविधान बनने से पहले पूरे भारत का प्रथम शासक था अशोक, जिसने सबसे पहली बार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ सिलेबस, आउट मतलब आफ्टर 12th एग्जाम, जरूरी है। सोचिए, यही था इसका आंसर। इसमें क्या समझाना है, यथा परीक्षार्थ यथा संभव अपने शब्दों में उत्तर दें, आप दीजिएगा। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात अशोक ने कलिंग युद्ध का सामना किया। कलिंग के राजा खारवेल के साथ इन्होंने युद्ध किया, इतना ना अधिक नरसंहार देखा, कभी भी अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इनका युद्ध को देखते हुए हृदय परिवर्तन हुआ और धर्म नीति की शुरुआत कर दिया। आजीवन इस स्थिति पर चलते रहे और इनकी मृत्यु हो गई। हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्या है रे भाई साहब। हर्जक वंश का दोस्तों संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है बिंबिसार का संबंध किससे है, हर्य वंश से है। कब उसका शासन काल कब से कब तक है, 544 से 491 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिंबिसार का बेटा था कौन, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु,
जिनके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, ध्यान दीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। कहाँ दोस्तों हुई थी? राजगीर में हुई थी, गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, कालाशोक के शासन काल में, इसको भी गांठ बांध लीजिएगा, कालाशोक के शासन काल में हुआ था। दोस्तों तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासन काल में हुई थी, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। चौथी बौद्ध संगति दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। क्यों बताया जा रहा है? ताकि एग्जाम में क्वेश्चन हुबहू दिख जाए आपको। कनिष्क के शासन काल में हुई थी। अब बताने का मेन पर्पस है याद कर लेना, लेकिन तुम ठहरे छिछोरे आदमी, माइंड पर बैठा रहेगा, बड़ा यूट्यूब पर पढ़ लेगा, सब याद हो गया। अरे इसको लिख लिया करो, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिख लीजिए, याद हो जाएगा। तुम लोग दिमाग में छापता है, घंटा छपेगा दिमाग में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मौर्यकालीन, मौर्य काल से संबंधित इतिहास के किन्हीं दो प्रमुख पुस्तकों के नाम बताइए दोस्तों। पहला है मेगास्थनीज की इंडिका, अरबी भाषा में है, गांठ बांध लेना है। कौटिल्य का एक और नाम क्या है? चाणक्य, सबसे फेमस नाम है चाणक्य, सबसे बड़े चालाक चतुर इंसान थे ये। इनका एक और नाम क्या है? विष्णु गुप्त, इसको भी ध्यान दीजिए। इनकी पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। दो साहित्य का नाम हो गया, 2 नंबर मिल गया। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्राचीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। मौर्य काल से संबंधित ऐसे 2 साक्ष्य बताना है जिसका संबंध मौर्यकालीन इतिहास से दोस्तों। पहला है मेगास्थनीज की इंडिका, कितना इजी क्वेश्चन है। उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तब क्या है? विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ये सब ऑब्जेक्टिव है भाई साहब। जैन और बौद्ध का साहित्य, देखिए क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप पहले, ये सब ऑब्जेक्टिव है। पूछा क्या है सब्जेक्टिव में? मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। कह रहा है, पढ़ ही देते हैं। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। क्या है? निम्नलिखित है। पहला मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, कह रहा है मौर्यकालीन भारत के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, जो अरबी भाषा में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें तत्कालीन शासन व्यवस्था, समाज, राजनीतिक व आर्थिक अवस्था पर महत्वपूर्ण विवरण, स्थिति पर महत्वपूर्ण विवरण मिलता है। ये ऑप्शन ए हो गया, इसको ऐसे गांठ मान लीजिएगा। उसके बाद क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी तत्कालीन भारत का विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है, जिससे मौर्यों के बारे में पता चलता है। तो खुद मौर्य वंश के एक तरह से संस्थापक के रूप में नींव का काम किए थे पहली बार। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, क्वेश्चन पूछा है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। इन प्रमुख ग्रंथ में नंद वंश का चंद्रगुप्त द्वारा नाश का वर्णन है। अगला क्या है? जैन और बौद्ध का साहित्य, जैन और बौद्ध दोनों धर्म का साहित्य का तत्कालीन समाज, राजनीतिक आदि की जानकारियां प्राप्त होती है इन दोनों ग्रंथों से। अगला लास्ट में क्या है? अशोक का शिलालेख, भाई साहब स्थान पर लगे अशोक के शिलालेखों से भी हमें मौर्यकालीन प्रशासन, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था पर आदि पर प्रकाश डाला जाता है। मतलब ये सारे ऐसे स्रोत थे जिनके माध्यम से हमें मौर्यकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से दोस्तों गोल्डन क्वेश्चन क्या है जो गांठ बांध के हम याद कर लेंगे, वो क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, अरबी भाषा में है, और शास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। और इन तीनों के माध्यम से बस परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, घुमा फिरा के अच्छे से लिखना है कि हाँ ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का, बस ऐसे हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन ससुरा, भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब और किन स्टेशनों के बीच चली? ठीक है, पढ़ लीजिए। 16 अप्रैल 1853 को भारत की प्रथम रेलगाड़ी बंबई से थाने के बीच चली थी। ये क्वेश्चन ठीक है, टाइप हो गया, याद कर लीजिएगा। लुलु क्वेश्चन है, हर किसी का होगा, आपको भी याद होगा, क्या टेंशन लेता है सब। अभी में कौन होगा? बड़ी जल्दी पढ़ा रहा है टीचर, हटा दिया क्वेश्चन, अरे ससुरा कहीं का। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बदनाम है, मुन्नी बदनाम हो गई, पता नहीं चला इसको।
हैं नूरा फतेही फोरम पे, ये पगला तो पता नहीं कि क्वेश्चन भगाएंगे हम। पाटलिपुत्र नगर अभी क्या बताना हमको, ये वाला क्वेश्चन किसने किया था? अरे ससुरा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजात शत्रु ने नहीं, उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था 490 ईसा पूर्व के आसपास में, ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ, गंगा सोन और पुनपुन नदी के संगम पर ही किया था, ज्यादा नहीं सोचना है। किन्हीं दो स्मृति, ये बदनाम क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन स्मृति क्या है? मनु स्मृति है। और इसके लेखक कौन है? खुद मनु है। अब ये याद नहीं होगा, एक और लिख देगा, नारद स्मृति। नारद स्मृति, ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, 4 हो गया। 2 ही पूछा था ना यार, याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और माइंड दिमाग तेज तब पढ़ लीजिएगा। इतिहास के अध्ययन में अभिलेखों के क्या महत्व है? या अभिलेख किसे कहते हैं? इनक्रिप्शन क्या है? अभिलेख दोस्तों क्या है? मिट्टी के बर्तन, धातु, पत्थर आदि पर खोद कर लिखे गए लेखन कला शैली को अभिलेख बोलते हैं, जिससे हमें किसी शासक के शासन काल के साथ साथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हो गया आंसर 2 नंबर। भारत में सर्वप्रथम अभिलेखों की शुरुआत करने का श्रेय अशोक को दिया जाता है, ठीक है, जिसके अभिलेख आज भी हमारे यहाँ देखने को मिलता है। हो गया आंसर। करें, प्राचीन काल में कोई शासन तथा धनी व्यक्तियों ने अभिलेख लिखवाए थे। इनसे लिखवाने वाले का नाम, उद्देश्य तथा तिथि की जानकारी प्राप्त होती है। इनसे उनके विचारों, उपलब्धियों, कार्यकलापों को भी जाना जा सकता है। इन व्यक्तियों द्वारा किए गए धार्मिक कार्य, धार्मिक संस्थाओं का निर्माण या दिए गए अनुदान वगैरह का ब्यौरा मिलता है। अभिलेख है। क्या है अभिलेख? तो अभिलेखों से राजकीय प्रशासनिक अधिकारों तथा आर्थिक व्यवस्था के बारे में सूचना प्राप्त किया गया है। यहाँ तक कि अधिकांश अभिलेखों से कोई ऐतिहासिक पहलुओं को जानना कठिन होता है, परंतु ये इतिहास के अस्थायी स्रोत हैं। बिल्कुल। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और दोस्तों अशोक के अभिलेख को मात्र अशोक के इतिहास को मात्र अभिलेखों के आधार पर लिखने का प्रयास D.R. भंडारकर महोदय ने किया था। D.R. भंडारकर महोदय ने। अब इसमें क्या समझाना यार, अभिलेख क्या है? धातु, मिट्टी के बर्तन, पत्थर आदि पर खोद कर लिखे गए लेखन कला शैली को अभिलेख बोलते हैं। हो गया। प्राचीन भारतीय इतिहास में कई शासकों ने अपने शासनकाल से संबंधित अपनी उपलब्धि, अपने उद्देश्य, पूरे क्रियाकलाप को अभिलेखों के माध्यम से किया है प्रदर्शित। हो गया आंसर। सबसे पहले अशोक ने किया था। महाजनपद से आप क्या समझते हैं? महाजनपद क्या है? पढ़िए क्या है महाजनपद। नहीं जाना है, पढ़िए पहले महाजनपद। हाँ पढ़िए पढ़िए, हमें का ढूंढ रहा है बंदा, हम तो इधर ही हैं। महाजनपद कर है। महाजनपद से आप क्या समझते हैं? ऐसा क्षेत्र जिस पर कई जन, लोग, समूह या जनजाति अपने पांव रखते हैं, यानी अस्थायी तौर पर वहां बस जाते हैं, उस क्षेत्र को जनपद कहते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कई समूह ने मिलकर जनपद का स्थापना किया था। कहीं कहीं कुलीन तांत्रिक व्यवस्था भी थी। प्रत्येक महाजनपद की अपनी राजधानी हुआ करती थी और अधिकांश राजधानियां किलों से घिरी होती थी। जैसे राजगीर ले लीजिए, सबसे पावरफुल, किला से घिरा हुआ था, नदी से घिरा हुआ था, पहाड़ से घिरा हुआ था। यह राजधानियां जनपद की तुलना में बड़ी होती थी। 16 कुल महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। सबसे पावरफुल था मगध। मगध की राजधानी राजगीर, उसके बाद पाटलिपुत्र। आपके एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इसकी जानकारी हमें जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र और किससे मिलती है? अगुंतर निकाय से मिलता है। टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। ध्यान दीजिएगा। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम बता दे रहे पहली बात। ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो होत विद्वान के हो चिकने पात। ठीक है,
जे ढेर मने अभिमन्यु तो रण में मारल जाए। उतना पढ़ी, इतना एग्जाम आने का पॉइंट अभी उसका बिल्कुल सटीक बैठता है। ये पढ़ लिए, ससुरा होने से वो नोट्स ले लिए, भाई साहब दोस्त पढ़ रहे हैं, नोट्स किसी और टीचर का है, उठा देना हम पढ़ लेते हैं, सब सही लेकर बैठ गए हैं, पढ़े कुछ नहीं है। पढ़िए, मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट के साथ में देखिए क्वेश्चन को डिवाइड कीजिएगा। करें, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण दें। आइए पढ़ते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, क्या क्या इनके बारे में है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। देखिए क्षत्रिय कुल नहीं हो, क्योंकि दोस्तों आज भी मतभेद है कई विद्वानों में कि किस जात के थे, किस कुल के थे। तब जब उसका बचपन समाप्त हुआ तो वह सर्वप्रथम नंद राजा की सीमा में भर्ती हो गया। नंद वंश को नष्ट करने में चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य से सबसे अधिक मदद मिली थी। यहाँ गलती लिखा है। सन 321 ईसा पूर्व में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठा दिया। क्वेश्चन पूछा ही वाला, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, ध्यान दीजिएगा। किसकी हेल्प से स्थापना किया था चाणक्य का, ये भी पूछा हुआ है। चाणक्य ने मगध गद्दी पर बैठा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार लगभग संपूर्ण भारत में किया था। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आउट ऑफ सिलेबस में, कि सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने किया था, इन्हीं का नाम आता है उसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से उसका राज्य पश्चिम में काबुल, कंधार, हेरात, हिंदकुश पर्वत से लेकर पूर्व में असम तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। सोचो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि पूरे भारत का प्रथम सम्राट कौन था जिसने पूरे भारत को जीता था, चंद्रगुप्त मौर्य था, वो सबसे पहला वही था। भारत में सबसे पहले साम्राज्य की नींव कौन डाला था, चंद्रगुप्त मौर्य डाला था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख करें। कैसे विनाश हो गया ये, करें अशोक के बाद उसके अयोग्य तथा दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण मौर्य साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया था। कमजोर केंद्रीय शासन व्यवस्था के कारण मगध के अधीन अनेक राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। हाँ, अगेंस्ट हो गया वो लोग। अरे सबसे पावरफुल कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, सबसे महान अशोक, अशोक के बाद लल्ला, मतलब लल्ला मतलब जब लुल्लू पुल्लू शासक हुआ सब। शक्तिशाली राजतंत्र के अभाव में कई विदेशी शक्तियों ने साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। हो गया। अंतिम सम्राट बृहदत्त की सेनापति द्वारा हत्या। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, जिसको मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश के नींव डाल दी। हो गया, मौर्य वंश का अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक द्वारा युद्ध का त्यागना भी एक महत्वपूर्ण कांड है। अब जब सीधा बन जाओगे तो काट लिए जाओगे, जंगल में सीधे वृक्ष लोग काट लेता है, थोड़ा सा टेढ़ा बनना जरूरी है लाइफ में, ठीक है, वही हुआ था। इनके ऐसा लिखा गया है कि अशोक ने त्याग दिया युद्ध। तो सेना कमजोर हो गई, बौद्ध धर्म के प्रसार नीति के ब्राह्मण वर्ग उसके विरोधी हो गए, उसके दान देने की नीति से साम्राज्य की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई। इस तरह से क्या हो गया, मौर्य वंश का पतन हो गया। यही था उसका, बिल्कुल इजी में लिखा गया, इससे इजी कुछ नहीं है। एक और इजी आता है मार्केट में, कपड़ा धोने वाला। हाँ, तो ज्यादा दिमाग में तो वही धोइए, कुछ नहीं पता है तो। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो गुप्तकालीन, बदनाम क्वेश्चन है मुन्नी, बदनाम क्वेश्चन, बदनाम, दो स्मृति, दो गुप्तकालीन मंदिर। सबसे फेमस क्या है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में है, मध्य प्रदेश में। भीतर गांव का मंदिर कानपुर में है, या लक्ष्मण भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, ये भी क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर 12th एग्जाम। करे, समुद्रगुप्त ने मगध राज्य को शक्तिशाली बनाया तथा छोटे छोटे राज्यों को जीतकर देश में राजनीतिक एकता की स्थापना की। समुद्रगुप्त की महान सैनिक सफलताओं के कारण डॉक्टर B.A. स्मिथ बताइए कि तभी हम उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। हम बताएं ऑब्जेक्टिव में, आप ध्यान दीजिएगा तब समझ में आता होगा। नेपोलियन ने लगभग सारे यूरोप को जीता था, बताइए कि ये थे। ठीक उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भी सारे भारत को जीत लिया था। भारत में कोई भी शासन उसकी सत्ता को चुनौती नहीं देने वाला था। लेकिन क्या हुआ, सबका अंत होना तय है। स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ, गुप्त वंश खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश के जितने भी शासक हुए सभी योग्य थे, सबकी एक अलग पहचान थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इतिहासकार नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना क्यों करते हैं? ये क्या बताना है, सेम तो यही है, यहाँ पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा। तो फिर पढ़ देते हैं हम। समुद्रगुप्त के दिग्विजयों से प्रभावित होकर स्मिथ जैसे विएट स्मिथ जैसे विसेंट स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने इनकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से कर दी। यद्यपि यदि सूक्ष्म दृष्टि डाले तो यूरोप के इतिहास में नेपोलियन का प्रभाव हो गया था, परंतु समुद्रगुप्त अंत तक दिग्विजयी रहा। इसी कारण से डॉक्टर विसेंट स्मिथ ने इन्हें कह दिया भारत का नेपोलियन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बदनाम क्वेश्चन है ये वाला। मेगास्थनीज कौन था? अबे कौन था क्या क्वेश्चन पूछा, कैसे ऐसे लोग रहते हैं बताइए, कैसे क्वेश्चन पूछा है? उसने कौन सी पुस्तक लिखा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत था। वह 5 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और भारत की दशा का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा था, अरबी भाषा में। यह पुस्तक अब नष्ट हो चुकी है, लेकिन उसके प्राय अवशेष के आधार पर चंद्रगुप्त के शासन का काल की पर्याप्त जानकारियां हमें प्राप्त होती है। अरे लॉजिक क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव पढ़े ना, ऑब्जेक्टिव सेम लॉजिक क्वेश्चन यहाँ तक का। अब सबका एक ना एक लिंक है। अब देखिए ये क्वेश्चन के बारे में कौन नहीं लिख लेगा, ये ससुरा जो नहीं लिखेगा पागल है पूरा का पूरा। हई कहाँ लिख सकते हैं? मेगास्थनीज कौन था, पुस्तक कौन है, किस भाषा में है, क्या वर्णन है, कितने भारतीय समाज का वर्णन है, ये सब कौन नहीं लिख सकता है पगला कहीं का। कनिष्क, हाँ ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं दोस्तों। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे पावरफुल शासक था। पहला ऑब्जेक्टिव। राजा कब बना? 78 ईस्वी में। इसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध की पहली बार क्या बने दोस्तों? मूर्ति कला की शुरुआत हुई थी, ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ये क्वेश्चन बन गया। इसी के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में हो गया, हीनयान और महायान। अब हमसे कोई कहे लिखने के लिए क्वेश्चन, यही सब तो जोड़ेंगे हम, यही सब जोड़ के बन जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसी के बारे में 4 बातें जानते हो आप, 5 बातें जानते हो आप, आपको लिखने ढंग नहीं आएगा, क्या लिखिएगा, रट रट के तो सब पढ़ता है सब। कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण वंश का शासक था। उसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने आदमी थे सरदार? उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण प्रदान किया था। उसने कश्मीर में बौद्ध धर्म का एक सम्मेलन किया था, जिसमें बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय को अंतिम रूप प्रदान किया था। ये देखिए क्या था यहाँ पे, इसके कहने का मतलब है कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था और महायान मूर्ति पूजा का विशेष समर्थक, सबसे पहले मूर्ति पूजा शुरू किया था। इसी की बात को हीनयान नहीं मानता था, यही मतभेद हो गया दोनों में, हो गया विभाजन। क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारक। पहला रीजन क्या है? मगध मध्य गंगा के मध्य में स्थित होने के कारण, सुनना ध्यान से सुन, मगध पहला रीजन क्या है? मगध मध्य गंगा के मध्य में स्थित होने के कारण इसके आसपास की भूमि काफी उपजाऊ थी। पैदावार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, मुनाफा होगा, पहला यही रीजन था पहला। उसके बाद एक ऐसा साम्राज्य हुआ पूरे 16 महाजनपदों में जिसके पास पैदल सेना भी थी, घुड़सवार सेना भी थी, हाथी सेना थी ससुरा। बताओ पावरफुल हो ही गया। उपजाऊ भूमि का होना, खनिज की प्रचुरता। राजगीर देखिए, राजगीर में खनिज है, ठीक है। अब प्रश्न क्या, सबसे पावरफुल कैसे हो गया ये महत्वपूर्ण? राजगीर देखिए, राजगीर किला से चारों ओर से घिरा हुआ, ठीक है, ऊंचा ऊंचा पहाड़, आक्रमण करना ससुरा कोनो सोचबो नहीं करके आक्रमण करे तो कैसे निकल पाएंगे हम, ठीक है। और जितने भी शासक हुए सभी महान शासक हुए, ये था। तो देखता था कृषि हेतु पर्याप्त सिंचाई का साधन, योग्य शक्तिशाली दूरदर्शी सम्राट की श्रृंखला। जितने भी शासक सबसे नंगे लंगड़े लुल्ले नहीं थे, सभी योग्य थे और पावरफुल थे, ये इसका मेन रीजन था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा, ये तो बदनाम क्वेश्चन है एग्जाम का, चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। कह रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की गिनती भारत के योग्य सम्राटों में की जाती है। इसको देखिए बाबू, इसका आंसर ऑथेंटिक कहीं नहीं देखने को मिलता है, याद कर लेना है बस आपको। वह एक सफल महान विजेता था, वह साहसी व्यक्ति था, वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को नहीं खोता था। उसने अपने बाहुबल से गुप्त साम्राज्य का विस्तार कर उसकी अनंत सेवा की, जिसके फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य की नींव कमजोर नहीं हुई थी।
सोचो इतने बीजों के शासक हुए गुप्त साल में, गुप्त शासन गुप्त शासन काल में, कि ये एक ऐसा युग था सोचो जहां पे साहित्य, कला, विज्ञान इतना ना अधिक वृद्धि हुआ कि स्वर्ण काल की संज्ञा सोचो दे दिया गया इसको। वह एक बेजोड़ सेनानायक भी था, वह अपने देश में विदेशियों को देखना नहीं चाहता था, इसलिए उसे उनको वहां से खदेड़ दिया था। और दोस्तों एक और बात है, इतना अच्छा शासक था, इसके दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया। सोचिए चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान आया था। सोचिए फाहियान आया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा चीनी यात्री था जो आया था इसके दरबार में? फाहियान था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी। इसको नहीं बताएंगे हम, बिल्कुल नहीं बताएंगे। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये आप क्या पढ़ रहे हैं? अशोक का फिर अभिलेख पढ़िएगा आप लोग। खैर पढ़ा दे रहे हैं, कहिएगा मेरे कर्ण अर्जुन आए थे सर, आप नहीं बता पाए। क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख इतिहासकारों की एक अमूल्य निधि है। इन स्तंभों के 3 प्रकार के राज्य देश मिलते हैं। इनमें पहला, इनमें सबसे प्रसिद्ध 7 स्तंभ राज्य प्रदेश है, जो दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, राजपुरबा, लौरिया और हम लोग यहाँ अरिया बिहार आदि स्थानों पर पाए गए हैं। इनमें अशोक के धर्म एवं नीति का वर्णन मिलता है। दूसरी प्रकार के लेख लघु स्तंभ लेख हैं, के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सारनाथ बनारस में है, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। क्वेश्चन भूगोल में था। सोचिए एग्जाम में क्वेश्चन था कि सांची का स्तूप दोस्तों कहाँ स्थित है? तो पहली बात मध्य प्रदेश में है। किस जिला में है? तो रायसेन जिला में। कौन जिला में? रायसेन जिला में। कौन बनाया था? अशोक ने बनाया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इलाहाबाद आदि स्थानों पर मिलते हैं। तीसरा क्या है? देखिए वैसे भी क्वेश्चन उतना जरूरी मेरे ख्याल से नहीं आ सकता है, ठीक है। तीसरी क्या है? तीसरी प्रकार के तराई के स्तंभ लेख हैं, जो रुमिनदई और निगलिवा में पाए हैं। इनमें अशोक द्वारा महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि देखने हेतु यात्रा का वर्णन मिलता है। अशोक गया था नेपाल के तराई में, ठीक है ना, रुमिनदई अभिलेख वहीं से मिलता है। मतलब एक बार इस क्वेश्चन को लिखने के बाद याद कर लीजिएगा आप, एक बार कम से कम। भूख लगी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम पर। ये तो बिल्कुल नहीं, उन्हें बता देते हैं। अशोक के धम के बारे में लिखे, अशोक का धम। पहला क्वेश्चन पूछता है अशोक के धम। धम किसने किया था? अशोक ने किया था। महाधम पात्रों की नियुक्ति किसने की थी? अशोक ने की थी। करें अशोक के धम के बारे में। क्या था? कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, कभी भी सोचा कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, और धर्म की शुरुआत कर दिया था। कह रहे अशोक का धर्म संकीर्णता से बहुत दूर और सांप्रदायिकता से बहुत ऊपर उठा हुआ था, बिल्कुल। लेकिन 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 अशोक के धार्मिक विचारों तथा सिद्धांतों के क्रमागत विकास हुआ था। कलिंग युद्ध से पहले अशोक ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, बिल्कुल, बाद में मान गया। खूब मांस भी खाता था। राजमहल में असंख्य पशु पक्षियों का प्रतिदिन वध होता था। इसके प्रथम अभिलेख में बोला गया प्रतिदिन एक मोर, सोचो एक मोर काटा जाता था, ऐसा लिखा गया है। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसके विचार में महान परिवर्तन हो गया। वह हिंसा को तिलांजलि देकर अहिंसा का सदैव रूप के लिए अनन्य भक्त हो गया। इसके लिए उसने ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने अपने धर्म से सांप्रदायिकता का अंत कर दिया। अपने धर्म में विश्व के सभी धर्म के महत्वपूर्ण तत्वों को समाहित किया और विश्व धर्म में स्थान में देने की उसकी कोशिश की। यही था अशोक का धर्म। अब इतना पढ़ने के बाद जब नहीं समझ में आएगा तो क्या समझिएगा आप लोग। देखिए हो गया द एंड। दोस्तों जाने से पहले हमारी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, तरीका अच्छा लगता हो और लगना भी चाहिए, ठीक है, तो दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में।